Assalamualaikum and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और आप सब मुझसे कहते हैं सोहा अफजल पब्लिक जो इस्लामाबाद बैठते हैं और मुझसे स्क्रीन शेयर करते हैं उन्हें हम कहते हैं अरमीत सिंह। तो पहले उनके पास चलते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं, उनके प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर बारिश की आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल बारिशों का महीना ऐसा लग रहा है कि जिस तरह गर्मी थी, बड़ी तेज गर्मी थी और लाहौर में पूरा हफ्ता जिस तरह गुजरा है, बड़े मजे का भी गुजरा है वैसे। लेकिन फिर इस्लामाबाद की मैं बात करूं, रावलपिंडी दीगर इलाकों की, तो बड़ी कड़ाके की धूप और लोड शेडिंग ना हो। आप देखेंगे लोड शेडिंग जिस तरह हो रही है इस वक्त 10 से 12 घंटे तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में। अब तक कल रात को जो बिजली गई अभी तक नहीं आई है, तो आप अंदाजा लगा लें। लेकिन बारिश है तो इस वजह से मौसम जो है वो खुशगवार है और ऐसा लग रहा है कि ईद तक, यानी ईद जो है वो भी खुशगवार गुजरेगी। और हरमीत, बारिश के अच्छे होने से और बारिश के बाद मौसम के अच्छे होने से और अच्छी खासी बारिश होने से, हाँ अलबत्ता मौसम भी अच्छा हो जाता है, मूड भी खुशगवार हो जाता है। लेकिन जो बारिश अभी लाहौर में हो रही है ना, जितनी शिद्दत से गर्मी पड़ी थी उतनी शिद्दत से बारिश भी मूसलाधार हो रही है। मतलब नशीब सारी सड़कें ज़ेरे आब भी आ जाती हैं, लेकिन बहुत से मेन एरियाज ऐसे MM आलम रोड है, कम ही बारिश का पानी वहां खड़ा होता है। लेकिन चूंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है, अगर मैं बात करूं रात से बारिश होने की, तो सुबह 5 बजे के बाद से ऑनवर्ड जो बारिश शुरू हुई, उसके बाद बारिश तो बहुत ज्यादा हो ही रही है, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको पता है ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम है। दूसरा फिर बिजली नहीं आ रही। तीसरा फिर आज फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंडे। आपको पता है कि अगर हम ईद की बात करें तो ईद इज राउंड द कॉर्नर। तो ईद की तैयारियों के हवाले से यही 2 से 3 दिन है जब ढेर सारी तैयारियां करनी है। और एक और बात जिसको एड्रेस करना जरूरी है कि इतनी मूसलाधार बारिश होने से मवेशी मंडियों का हाल बहुत बुरा हो जाता है हरमीत। ठेकेदार और वहाँ पर जो सूरत हाल है, जो बिल्कुल एक तो वहाँ पे जो निजाम है, जाहिर बात है जितनी भी मवेशी मंडियां लगती हैं वो शहर से काफी दूर लगती हैं और फिर ऐसा इलाका उसके लिए चुना जाता है, कैसी जगह उसके लिए चुनी जाती है जहां अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहां पे मवेशियों के लिए और जो व्यापारी और फिर जो खरीदार हैं उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं और जिस तरह फुटेज में ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से बात करें, कल मैं फुटेज मुख्तलिफ रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के, दीगर मुख्तलिफ शहरों के मैं देख रहा था, जिसमें शाहराएं, गलियां कूचे जो है वो डूबी नजर आ रही थी। और इसी तरह लोग जो है, खासकर ट्रैफिक, जो बाइक पे जाने वाले लोग हैं, गाड़ी में जाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी मसाइल थे। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफी मसाइल थी। और लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब भी इस किस्म की बारिशें आती हैं तो हमें रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं मिलती। लेकिन अभी तक जो है हम मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रिपोर्ट से, मुख्तलिफ चीजें जो हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ बारिशें, हल्की फुल्की बारिशें मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं। हरमीत पाजी, हमने इस बारे में बहुत ज्यादा बात की है और चूंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक को, अगर हम पूरी मीडिया इंडस्ट्री की बात करें तो सिख बरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं आप। और आप जिस स्क्रीन पर बैठे हैं, जो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उस स्क्रीन का भरपूर फायदा उठाते हुए हमेशा हमने इसके लिए आवाज उठाई है और अपने बन से जो हो सकता है वो हम जरूर करते हैं। पेशावर में एक और वाकया हुआ, पहले भी हमने कई दफा इसको एड्रेस करके कंडेम करने की कोशिश की है, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक और सिख शहरी को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। और ये सिख शहरी जो कत्ल हुआ है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बहुत जज्बाती हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ जब अपनी इस कम्युनिटी को देखता हूँ जो पुरअमन है, जो पुरअमन सदियों से यहाँ पे जिंदगी गुजार रही है, जिसके पास ऑप्शन था जाने के लिए लेकिन वो नहीं गए। उनको जिन्ना साहब के कौल फेल पर यकीन था कि जो पाकिस्तान वो बना रहे हैं वो सबके लिए महफूज होगा, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सिर्फ 2022 से 23 तक जो मेरे पास एक लिस्ट है, जिसमें से मैं शुरू हो जाता हूं, सतनाम सिंह को कत्ल किया गया रमजान के महीने में, फिर पादरी विलियम को कत्ल किया गया, काशिफ मसीह को कत्ल किया गया, कुलजीत सिंह, रंजीत सिंह को कत्ल किया गया, फिर आपने देखा दयाल सिंह को कत्ल बेदर्दी से कत्ल, त्रिलोक सिंह को गोली मारी गई और फिर उसी 24 घंटे में मनमोहन सिंह को कत्ल किया गया। आप अंदाजा लगा लें कि ये कत्लेआम, ये तकलीफ और ये जनाजे जो हैं हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, वो अपने कंधों पर उठा रहे हैं। और सबसे जो बेहसी का आलम है वो ये है कि पुलिस आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मुजम्मती बयान जारी होते हैं हुकूमत की जानिब से और फिर कहा जाता है कि अब हम पकड़ लेंगे। लेकिन वही नामालूम अफराद ताकतवर से ताकतवर होते चले जा रहे हैं। वही पुलिस के वही FIR दर्ज हो जाती है, FIR को किसी को दिया जाता है, ना कोई अमल दरामद हो जाता है। आप अंदाजा लगा लें कि जब त्रिलोक सिंह पर हमला हुआ जुमे के दिन, सैटरडे के दिन दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इससे और
इंसाफ पर और कितने सवालात उठेंगे कि मनमोहन सिंह के वालिद साहब के पास जब सीसीपीओ पिशावर गए और कहा कि एफआईआर दर्ज कराओ तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि किसको आपने इंसाफ दिया, अभी तक कौन से सिख को आपने इंसाफ दिया है? अभी तो सारे जनाजे जब हमने उठाए हम तो इंसाफ के मुंतजर थे, कोई नामालूम फर्द आपने पकड़ा है। यानी मैं तो समझता हूं कि 9.5 मई में जो लोग आपने पकड़े, चुन चुन के आप लोग ने लोगों को पकड़ा है, तो फिर क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या पाकिस्तानी टैक्स पेयर नहीं है? क्या पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे हैं? तो आप इनको अकलियत समझ कर क्या आप इनके खिलाफ जो है ना उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है ना उनको पकड़ा जाता है। मैं अपने नुमाइंदगान की बात करूं, अभी तक कोई मिनिस्टर जो है उसने मुजम्मती बयान जारी नहीं किया है। 2 सिखों पर हमला हो, ये बहुत बड़ी बात है। रियासत का ये आलम है कि यहां पे पुलिस पकड़ धकड़ में पड़ी है, सियासी जमात को जेर जमीन लगाने के लिए वो ज्यादा इस वक्त एक्टिव तो है, लेकिन शहरियों को, पाकिस्तानी शहरियों को महफूज बनाने के लिए वो हमें कहीं एक्टिव नजर नहीं आती। तो सवालात तो बहुत सारे हैं, सवालात होंगे। इस वक्त आप देखें इंटरनेशनल मीडिया में क्या तासुर जा रहा है, किस किस्म का चेहरा जा रहा है कि पाकिस्तान अब अकलियतों के लिए महफूज नहीं। हम कितना बोलेंगे? तो तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो मैं तो बड़ा परेशान हूं। मैं जिन हालात में कल मेरी मुलाकात गुरुद्वारा पंजा साहब में कुछ सिखों से हुई है, उनका ये कहना था कि हम जाते हुए ये डरते हैं, ये खौफ का ये आलम है कि हम सुबह जब जाते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या शाम को वापस जिंदा सलामत लौट के हम अपने बच्चों के हमरा बैठेंगे, खाना खा सकेंगे या उनसे मिलेंगे। ये हर सिख की यही सोच पड़ी है, क्योंकि रियासत कहीं और सम पड़ी है। जो बड़े हैं यहाँ पे वो दुबई लंदन में जाके अपने बच्चों को का जो मुस्तकबिल है उसको महफूज बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि जो पाकिस्तानी शहर हैं उनका कोई पूछने को तैयार है, ना उनको इंसाफ दिलाने को तैयार है, ना उनको महफूज या उनका मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कोई प्लानिंग है। हरमीत, मैंने इस प्रोग्राम के आगाज में जब ये आप पे थ्रो किया तो मैंने उसी वक्त कहा कि आपसे बेहतर सिख बरादरी को कोई पूरे इस मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। लेकिन आपने जब भी मुश्किल, जब भी परेशानी, जब भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, हमने बाकायदा हिस्ट्री के साथ, प्रूफ के साथ उसको साबित करने की कोशिश की है कि मनमोहन सिंह तक, पहले नाम से लेके मनमोहन सिंह तक आप आते हैं, आप जगह को देखते हैं, आप शवाहिद इकट्ठे करते हैं, आप चलते बनते हैं, आप उसकी ये जो नामालूम अफराद है जिन्होंने फायरिंग की है, क्या हर दफा ये नामालूम अफराद ही आकर फायरिंग कर देते हैं? क्या हर दफा ये नामालूम अफराद को डायग्नोस करने के लिए कि नामालूम अफराद है कौन? अगर सिख बरादरी की बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। कनाडा में अगर देखा जाए तो सिख बरादरी को जिस तरह से एक बाकायदा कम्युनिटी के तौर पर ना सिर्फ एक्सेप्ट किया गया है बल्कि उनके हकूक और उनकी हर चीज का तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा भी वहां की हुकूमत ने लिया है। हम देखते हैं कि सिख बरादरी पूरी दुनिया में जहां जहां बसती है किस तरह से वो खुद को और अपनी सकाफत को या अपने आप को या अपने मजहब को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे तो झंडे में बाकायदा आपका पूरा का पूरा हिस्सा है, सफेद रंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइनॉरिटीज को, अक़लियती बरादरी को, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई भाई हो। आपने मिलजुल के रहना है। अगर इस्लाम के रूह से देखा जाए तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और अगर शरीयत के एतबार से देखा जाए तब भी आप पता है कि अगर आप अहले किताब हैं या आपका ताल्लुक किसी और मजहब से है तो आप पर ये आयद है, आप पर ये फर्ज है कि आप उनके हकूक को पामाल ना करें, आप उनकी जान की हिफाजत करें। हुक्मरानों से इस बारे में सवाल किया जाएगा और उसके बाद फिर हम अगले सेगमेंट में जाऊंगे। सिर्फ यही गिल्ला है मेरा, यही शिकवा है कि यही पेशावर की कड़कती धूप में लोगों को ठंडा पानी पिला रहे थे। जब रमजान का महीना होता है तो भूखों को खाना खिलाते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ गोली मिलती है, उनको मार दिया जाता है। कोई पता नहीं। वहां मेरी बहनें हैं, वो रोती है, उनके बच्चे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या किस किस्म की सिचुएशन है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आज जितनी स्टोरी मेरे सामने आ रही है मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि मैं उन बहनों को देखता हूँ, उन बच्चों को देखता हूँ, उनका सहारा उनसे छीन लिया जाता है। कोई पूछ नहीं है। सिर्फ मजम्मती बयान से क्या होगा? अफसोस तो मुझे ये करना पड़ रहा है कि इस वक्त अगर आप देखें कि सिख प्रबंधक कमेटी के जो पेड सिख हैं उनकी जानिब से अभी तक कोई मजम्मती बयान नहीं जारी किया गया, ना किसी ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। हुकूमत की जानिब से सिर्फ प्रोटोकॉल लिया जा रहा है। उनको गाड़ियां दी गई हैं, गुरुद्वारों के फंडिंग को कैसे इस्तेमाल करना है, कहां अपने पॉकेट में डालना है, सिर्फ उनको यही आता है। बाकी उन्होंने कभी किसी के लिए आवाज नहीं उठाई। तो यकीन माने मेरे से बड़ा मुश्किल है मैं इस पे बात करना। ये कि अगर इस मुल्क में हम बात करें, लोगों से बात हो रही है वो बड़ी तकलीफदेह है। हरमीत, आप बिल्कुल ठीक हैं और इस मुश्किल वक्त में यकीनन हम भी आपके साथ हैं। और इस पूरी कौम में दर्द दिल रखने वाले हमारे हुक्मरान जो कि इस बात को सोचते नहीं है या इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते, उनके हाथ में पावर और अथॉरिटी होने के बावजूद भी वो इस बारे में अब तक कुछ नहीं कर पा रहे, जो कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह से ये पैकेजेस लेके जो है वो हज की अदायगी के लिए, इस फर्ज के लिए
وہاں پہنچ چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ احرام باندھ کے مکہ مکرمہ کی طرف اس سفر کا آغاز کیا جاتا ہے. اس کے بعد منا جایا جاتا ہے اور منا کے بعد میدان عرفات کا اگلا جو مقام ہوتا ہے جس پر ایک دن کا قیام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ نکلتا ہے. اور یہ اس کے بعد آخر میدان عرفات میں جو خطبہ حجۃ الوداع ہے اس کو سن کے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عید کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. قربانی کا یہ سلسلہ اور تمام عازمین حج جو پوری دنیا سے مسلم برادری جو ہے وہ وہاں پر آج اکٹھی ہے. کوئی کالا نہیں, کوئی گورا نہیں, کوئی عربی نہیں, کوئی اجمی نہیں, تمام مسلح کے آگے برابر ہیں جو کہ مانگ رہے ہیں مسلم امہ کی اور اس پوری دنیا کی جہاں جہاں انسانیت بستی ہے, جہاں جہاں جو مذہب بستے ہیں ان کی کامیابی کے لیے, ان کی حکمرانی کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے. سوہا اگر ہم بات کریں خاص اس موقع کا انتظار ہوتا ہے, جتنے بھی مسلمان بھائی ہمارے ان کو انتظار ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور اس پاک سرزمین پر جا کے ماتھا ٹیک کے سجدہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور پھر ہم سہولیات کی بات کریں تو سعودی عرب گورنمنٹ کی جانب سے کوشش ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ ان تمام تر جتنے بھی حاجی آتے ہیں, جتنے مختلف ممالک سے آتے ہیں, ان کو تمام تر وہ پروٹوکول جو کوشش ایک ریاست کی ہوتی ہے وہ دیے جائیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ عید قربان جب آتی ہے تو یہی ایک بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں, خاص کر انتظار ہوتا ہے. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف گاؤں دیہاتوں شہروں میں جتنے بھی حاجی واپس آئیں گے تو ان کے لیے بھرپور تیاریاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے گیٹ سجائے جاتے ہیں, ہر ہاتھوں میں پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس عظیم ہستی کے اس عظیم سرزمین پر جا کے وہ سجدہ ریز ہو کے وہ پوری دنیا, پوری انسانیت کے لیے دعائیں کریں. اور یہ سال جو ہوتا ہے یعنی یہ دن جب قریب آتے ہیں تو اس کے لیے سب منتظر ہوتے ہیں. اور جس کی قرآن میں نام آتا ہے یا ان کے حصے میں حج لکھا ہوتا ہے تو پھر وہ جو خوشی ہوتی ہے, اس کے جو جذبات ہیں وہ میرے خیال میں بیان نہیں کیے جا سکتے, وہ صرف محسوس کیے جا سکتے ہیں. اور رب کے حضور سجدہ ریز ہونے کا یہ جو مقام ہے جسے ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں, بڑی تعداد میں عازمین حج وہاں جو موجود ہیں. اور اگر مکہ مکرمہ گورنمنٹ کی بات کی جائے تو حمید پاجی بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ اس حوالے سے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں. 9 سے زائد اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں پر ٹرینز چل رہی ہیں اور ٹرینز جو ہیں وہ 2 سے 3 لاکھ عازمین حج کو ایک وقت میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتی ہیں. 20 سے 22 ہزار سے زائد بسیں جو ہیں ان کو ایکٹیو کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ڈیسک بنائے گئے ہیں جہاں پر شکایات سمیت آپ کی تمام مانیٹرنگ اور اس کے علاوہ آپ کی تمام تر انسٹرکشنز جو آپ کو ڈائریکشنز چاہیے وہ بتانے کے لیے وہاں پر ڈیسک ایکٹیو ہیں. تو اس وقت جو عازمین حج ہیں وہ موجود ہے مکہ مکرمہ میں. یقیناً اس چیز کے لیے دعا کریں کہ پورے پاکستان سمیت دنیا میں بسنے والے جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہ خوش و خرم رہے اور اللہ پاک انہیں اپنی حفاظت میں اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہم نے یہاں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اب دیکھتے رہیے, پھر ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک.